तो हेलो डियर न्यू स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। एंड दिस इज अवर थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वाइफ इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी या न्यू यंग वंस which are more or less similar to their parents, which are more or less similar to their parents। इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर है या वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए, सो आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। So reproduction is a biological process by which production of progeny, offspring या न्यू young one which are less or more similar to their parents, less or more similar to their parents, which are less or more similar to the parent, and this is known as reproduction. This is known as reproduction. Known as and reproduction are of mainly two types, sexual and asexual reproduction. अब asexual reproduction और sexual reproduction में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन दी एस्पेक्ट ऑफ द asexual reproduction, and at the time of the asexual reproduction single parent will be involved. That's why asexual reproduction known as the type of uniparental type. But if I talk about the sexual reproduction, so two different sex parent, male and the female, will be involved, and that's why known as the biparental reproduction. Uniparental, asexual, single parent involved. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बाइपेरेंटल, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी डिफरेंट सेक्स, मेल एंड द फीमेल। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर बात करूं अबाउट द गैमेटोजेनेसिस किस में होगा, अबाउट फर्टिलाइजेशन किस में होगा, वेरिएशन किस में शो होगा, तो ये दो तीन चार हमें पॉइंट जो है अबाउट द रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन हमें पता होने चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हियर इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ so mainly production are of two types, are of two types. First one is asexual reproduction. First one is asexual reproduction. Another one will be sexual reproduction. Another one will be sexual रिप्रोडक्शन। तो एक बार दोबारा देखते हैं यहां पर जरा। अगर हम बात करें बच्चों देखो रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग एंड न्यू यंग वन which are less or maybe more similar to their parent, which are less or maybe more similar to the parents, and this process is known as the reproduction.
and reproduction are of mainly two types, sexual reproduction and another one will be asexual reproduction. If I talk about the asexual reproduction, that means the single parent will be involved, but in the case of the sexual reproduction, two parents, that means two different sex parents will be involved, male and the another one will be female. So this is the sexual reproduction. चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इनमें डिफरेंस में, इनके डिफरेंस की। तो डिफरेंस तो एक साइड हम ले लेते हैं, asexual reproduction and another side sexual reproduction. अब देखें यहाँ पे, if I talk about the asexual reproduction, single parent will be involved, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। दैट मीन्स किस टाइप का होगा, यूनी पेरेंटल, दैट्स व्हाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है, यूनी पेरेंटल टाइप का। इफ आई टॉक अबाउट द गैमेटोजेनेसिस इन द केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। एंड गैमेटोजेनेसिस विल नॉट अकर इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन गैमेटोजेनेसिस विल नॉट अकर इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Gametogenesis will not occur in asexual reproduction. अब पॉइंट ये कि ये गैमेटोजेनेसिस क्या है, इससे लिख लेते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। देखिए यहां पर एक वर्ड है जेनेसिस, इसी में ही गैमेटोजेनेसिस में जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, गैमीट एंड गैमीट किसकी फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स नोन एज द गैमेटोजेनेसिस, नोन एज गैमेटोजेनेसिस, व्हिच इज will not occur in the asexual reproduction, at the time of the asexual reproduction gametogenesis perform नहीं होगी। so gametes भी क्या होंगे, इसमें absent होंगे। और अगर हम बात करें about the fertilization, so fertilization also will not occur in the case of the asexual reproduction। अब fertilization यहाँ पर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। so fertilization is the process by which the fusion between the male and the female gamete to form zygote which is the diploid। तो इसी को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोले। तो इन द केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन also will not occur, also will not occur in the case of asexual reproduction, in the case of asexual reproduction। अब एक पॉइंट जरा यहां पर समझिए, देखो जब भी गैमेटोजेनेसिस होगा तो मेनली जो सेल डिवीजन होगा यहां पर वो कौन सा होगा, मियोसिस टाइप का होता है। तो यहां पर गैमेटोजेनेसिस तो नहीं होगा, तो गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा तो मियोसिस नहीं होगा, तो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। तो मियोसिस ना होने की वजह से, एक जब हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, एक पॉइंट समझो बस मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस के टाइम पर शो होते हैं क्या, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड
इन द पैकिटीन फेज ऑफ द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। तो वेरिएशन क्या होगा, शो होगा। तो इसमें हमने मियोसिस 1 में हमने क्या लिया, प्रोफेज 1 लिया, क्या लिया, प्रोफेज 1 लिया। प्रोफेज 1 की भी एक स्टेज होती है पैकिटीन। कौन सी स्टेज, पैकिटीन एक स्टेज है। इसी पैकिटीन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम लिख देते हैं। चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाला पॉइंट है किस में होगा, मियोसिस 1 में होगा। कौन से मियोसिस 1, मियोसिस में होगा, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज है, उसके पैकिटीन स्टेज होते हैं। मतलब प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 कंटेन्स द 5 स्टेजेस, जिनमें से एक जो है वो है पैकिटीन। इसी के ड्यूरेशन में क्या होगा, यहाँ पर इसी के टाइम पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड क्या होंगे, वेरिएशन। क्या आएंगे, वेरिएशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वेरिएशन शो नहीं हुआ, तो इसके जो प्रोजेनी होंगे, इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो टोटली आइडेंटिकल होंगे किसके, अपने पेरेंटल सेल के। इज इट क्लियर, ओके। सो वेरिएशन will not show, variation will not show. So progeny are totally identical to their parents. So progeny are totally identical to their parents. This is about asexual reproduction. कम से कम एटलीस्ट हमें ये पॉइंट्स अभी पता होने चाहिए फिलहाल के लिए। So right now I am talking about the sexual reproduction. अब यहां पर हमने क्या पढ़ा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, टू डिफरेंट सेक्स पेरेंट। टू डिफरेंट सेक्स पेरेंट will be involved, such as male and female, such as male and female. तो यहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू डिफरेंट सेक्स पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई पेरेंटल। क्या बोलेंगे, बाई पेरेंट। दैट मीन्स टू डिफरेंट सेक्स पेरेंट इन्वॉल्व। If I talk about the gametogenesis in the case of the sexual reproduction, gametogenesis यहां पर परफॉर्म होगी, मतलब gametes फॉर्म्स होंगे यहां पर, gametogenesis will be occur, gametogenesis will be occur। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, ये भी होगा, फर्टिलाइजेशन will be occur। And at the time of the gametogenesis, at the time of the gametogenesis, यहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो यही पॉइंट आगे अगेन, वेरिएशन क्या होगा इसके टाइम पर, तो होगा, वेरिएशन विल बी शो, वेरिएशन विल बी। तो इन द केस ऑफ द सेक्सुअल प्रोडक्शन, इनके जो प्रोजेनी होंगे, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, उनके जो प्रोजेनी होंगे, ऑफस्प्रिंग या न्यू यंग वंस होंगे, वो क्या होंगे, वो शो करेंगे क्या, वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, नोन एज द वेरिएशन। इसको भी हम कर लेते हैं अभी। वेरिएशन क्या होता है,
वेरिएशन इज द डिग्री by which offspring differ from their parents, differ from their parents, known as variation. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वेरिएशन शो नहीं हो रहा था, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वेरिएशन यहाँ पर शो हो रहा है. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोजेनी होंगे वो यहाँ पर कैसे होंगे, टोटली आइडेंटिकल क्लोन होंगे अपने किसके, पेरेंटल सेल से. बट इन द केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस हो रहा है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, तो वेरिएशन से हो रहा है. वेरिएशन के यहाँ पर क्या है, द डिग्री बाय विच द ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो इसके जो प्रोजेनी होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे या फिर न्यू यंग वंस जो होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे टू देयर पेरेंट्स. थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है कि या फिर इसमें लेस और मोर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ये पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? ओके. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, I said types of the asexual reproduction. So asexual reproduction are of various types such as like fission, fragmentation, budding, regeneration, sporulation, that means the formation of the spores. These all are the types of the asexual reproduction. तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हम इनके एग्जांपल पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. जैसे कि अगर मैं बात करूँ बडिंग किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होगा, किन में होगा, उनका एग्जांपल क्या होगा बडिंग का. तो ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अभी. जैसे ले लो. So right now I am talking about types of asexual रिप्रोडक्शन. तो एक है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज बडिंग, फोर्थ इज रीजेनरेशन, फिफ्थ इज कोरुलेशन, मतलब एसेक्सुअल स्पोर जो होंगे यहाँ पर. तो इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो एक बार इसको सुनिए जरा. So first one is the fission. And fission mainly occurs in the unicellular organism, such like is the bacteria, amoeba या अदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में क्या होगा बेसिकली यहाँ पर फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. अब अगर हम बात करें फिजन की तो सिंगल पेरेंटल सेल स्प्लिट्स और ब्रेक्स इनटू द टू पेरेंटल सेल, स्प्लिट्स और ब्रेक्स इनटू द टू पेरेंटल सेल. इसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिजन. एंड फिजन इज आर ऑफ टू टाइप. फिजन आर ऑफ टू टाइप. अब कितने टाइप्स होंगे यहाँ पर, एक तो हो गया यहाँ पर कौन सा, बाइनरी फिजन, एंड सेकंड वन विल बी मल्टीपल फिजन. देख लेते हैं इसको यहाँ पर जरा. मेनली occurs into unicellular ऑर्गेनिज्म. किसमें होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा. तो सिंगल पेरेंटल सेल splits into two daughter cells. Single parental cell splits into the two daughter cells. This is fission. फिजन जो है वो दो टाइप का है. बाइनरी फिजन and another one will be multiple fission. Binary fission and multiple fission. If I talk about the
बाइनरी फिजन, तो सिंगल पेरेंटल सेल, सिंगल पेरेंटल सेल splits into two daughter cells, splits into two daughter cells. This is binary fission. But if I talk about the multiple fission, so single parental cell splits into many या फिर multiple number of the cells, which are the daughter cells. Single parental cell splits into multiple number of daughter cells, multiple number of the daughter cells, and this is known as multiple fission. अगर यहां पर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बाइनरी फिशन मतलब मेनली ऑल बैक्टीरिया आर मेनली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय द बाइनरी फिशन. That means the single parental bacteria divide into the two daughter bacteria. तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, बैक्टीरिया, अमीबा. बट अगर हम बात करें मल्टीपल फिशन के एग्जाम्पल की तो वो यहां पर हो गया प्लाज्मोडियम. और भी होते हैं लेकिन हम एक एग्जाम्पल हमने लिया प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या एक प्रोटिस्टन है, क्या ये प्रोटिस्टन है, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रोटिस्टा. ये प्रोटिस्टन क्या होता है, एक पॉइंट इसमें याद रखो बस, प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया, या हम बोल सकते हैं पैथोजन ऑफ द मलेरिया. पैथोजन दैट मींस दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल और कॉजेज द इंफेक्शन और द डिजीज नोन एज द पैथोजन. तो इसको हम क्या बोलेंगे, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट. So this is about fission. Fission mainly occurs in the unicellular organism. Mainly किस में होगा, unicellular organism में होगा. When single parental cell splits into two or more than two, अभी हम लिख सकते हैं two daughter or more than two. This is fission. And fission are of mainly two types, binary fission and multiple fission. अगर एक पेरेंटल सेल से टू डॉटर सेल फॉर्म होंगी या स्प्लिट होगी तो बाइनरी फिशन. एग्जांपल बैक्टीरिया एंड अमीबा. बट अगर एक ही पेरेंटल सेल से मोर देन टू डॉटर सेल फॉर्म हो रही है या फिर डेवलप हो रही है तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीपल फिशन. और इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम, एंड प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट, या हम बोल सकते हैं पैथोजन ऑफ द मलेरिया. दिस इज ऑल अबाउट द फिशन. बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेगमेंटेशन, so fragment like structure arises from parental body. Fragment like structure arises from the parental body and detached, then new organism arises from this fragment. Known as फ्रेगमेंटेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे. इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, प्रोटोनीमा ऑफ मोसेस, फिलामेंटस एल्गी, एंड ऑल्सो फंगाई. तो एक एल्गी के एग्जांपल पढ़ लेते हैं, स्पायरोगायरा, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है, स्पायरोगायरा. तो अगेन फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें, सो
फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, एंड यही जो फ्रेगमेंट जो डिटैच हुआ पेरेंटल बॉडी से, वही क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, या न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम दिस फ्रेगमेंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन विच द टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइम पर चाहे वो फिजन हो, फ्रेगमेंटेशन हो, बडिंग हो, रीजनरेशन हो, या वो स्पोरुलेशन हो, उस टाइम पर क्या क्या नहीं होगा, एक तो हमें याद रखना है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर नहीं होगा, थर्ड पॉइंट विल बी फ्रेगमेंटेशन विल आल्सो नॉट अकर, एंड वेरिएशन के एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो वेरिएशन इसमें शो नहीं होगा। तो इनके जो आगे प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो इनकी सेल्स बनेंगे इनके थ्रू, चाहे वो फिजन के थ्रू बने, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, रीजनरेशन या स्पोरुलेशन के थ्रू बने, तो वो टोटली आइडेंटिकल क्लोन होगी किससे, अपने पेरेंट से, अपनी पेरेंटल सेल से। इज इट क्लियर? अगर हम यहां पे बच्चों बात करें बडिंग की, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बडिंग। So when bulb-like outgrowth arises from parental body, then detach and give rise to new organism known as इसी को बच्चों हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, बडिंग बोल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाइड्रा एंड ऑल्सो यीस्ट, हाइड्रा एंड यीस्ट। यीस्ट में इंपॉर्टेंट हमारे लिए विच इज यूनिसेलुलर फंगाई, इसको हम बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बेकर यीस्ट, विच ऑल्सो नोन एज, इसका जो अगर हम बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो सैक्रोमाइसीज सेरेबेसिस, सो दिस इज द बडिंग। ये इसके एग्जांपल्स हो गए, हाइड्रा एंड यीस्ट। बडिंग में हमने क्या पढ़ा कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ है, जो बेसिकली अराइज हुई है कहां से, पेरेंटल बॉडी से, then detach from the parental body and give rise to a new organism which is similar to their parent because of it is a type of the asexual reproduction. An example of the budding will be hydra and yeast, which is the unicellular fungi and belongs to the ascomycetes. आगे हम डिस्कस करेंगे इसको सेकंड चैप्टर में। एंड बेकर यीस्ट भी इसको हम बोलते हैं। सो हम बात करें नेक्स्ट वन की, वो है रीजनरेशन। अब बेसिकली रीजनरेशन में देखिए, मतलब व्हेन एनी लॉस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या पेरेंटल सेल गिव राइज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो लॉस्ट पार्ट है, मतलब हमने कोई ऑर्गेनिज्म लिया, उसको सेवरल पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, उसको कट कर दिया, सो ईच पार्ट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द ट्रू रीजनरेशन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लेनेरिया, विच इज द फ्लैटवर्म। नेक्स्ट है ट्रू regeneration. So when any lost part of parental body give rise into new organism, known as true regeneration, इसी को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, वो है प्लेनेरिया, which is planaria, belongs to the flatworms,
फ्लैट बोन। या एनिमल का एक फाइलम होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज, आगे हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, प्लेटीहेल्मिन्थेज, प्लेटीहेल्मिन्थेज। सो हियर इज द बडिंग, ट्रू रीजनरेशन, और एक है स्पोरुलेशन। Another will be sporulation. So sporulation में बेसिकली क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, तो स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्ट्स बच्चों हम ले रहे हैं यहां पर, वो कैसे होंगे, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होंगे, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होंगे। सच एज, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कुछ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की, तो वो है ए प्लानो स्पोर्ट्स, ए प्लानो स्पोर्ट्स, या हम ले सकते हैं यहां पर जू स्पोर्ट्स, ए प्लानो स्पोर्ट्स एंड जू स्पोर्ट्स। अब एक यहां पर जो जू स्पोर्ट्स हैं, ये कैसे होंगे, मोटाइल टाइप के होंगे। बट अगर हम बात करें ए प्लानो स्पोर्ट्स की, इसे लिख लेना, ए प्लानो स्पोर्ट्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, बट इन द केस ऑफ द जू स्पोर्ट्स, अगर हम जू स्पोर्ट्स की बात करें तो जू स्पोर्ट्स कैसे होगा, यहां पर वो मोटाइल होगा। अब मोटिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है रिस्पॉन्सिबल यहां पर फ्लैजेला। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला दे आर मोटाइल। तो किसके पास फ्लैजेला है, या कौन सा मोटाइल बताया था मैंने अभी, जू स्पोर्ट्स मोटाइल बताया मैंने भी, तो कौन फ्लैजिलेटेड होगा, जू स्पोर्ट्स होगा। बट ए प्लानो स्पोर्ट्स यहां पर कैसा है, वो नॉन मोटाइल है, तो उसके पास फ्लैजेला एब्सेंट, एंड दैट्स व्हाई ए प्लानो स्पोर्ट्स आर नॉन मोटाइल टाइप। करिए इसको। तो अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या है, अगर हम बात करें अबाउट द रिप्रोडक्शन, कि वो लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या वो लिविंग बीइंग की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, पॉइंट यहां पे ये आता है। जैसे कि हमने पढ़ा ग्रोथ में, ग्रोथ इज अ कंसिडर्ड एज characteristic property of the living being, but it is not considered as the defining feature या property of the living being. But if I talk in the aspect of the reproduction, so at the time of the reproduction, एक पॉइंट समझिए रिप्रोडक्शन में, देखो रिप्रोडक्शन क्या है बेसिकली, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू यंग वंस या प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग नोन एज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, सोचो। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं कि जो रिप्रोड्यूस ना कर सकते हो ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ द फैक्टर्स और द रीजंस। अब पॉइंट यहां पे हमें क्या याद रखना है, ऑल लिविंग बीइंग्स कांट डू रिप्रोड्यूस, सिंपल सा पॉइंट, ऑल लिविंग बीइंग्स कांट डू रिप्रोड्यूस। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सच एज वर्कर बीज, म्यूल एंड इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स। अगेन वर्कर बीज, म्यूल एंड इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट्स व्हाई because of these living organism unable to do reproduce, मतलब रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहे, तो क्या लिविंग बीइंग नहीं है, हाँ लिविंग बीइंग बिल्कुल है, ये ऑब्वियसली लिविंग बीइंग है ये। तो अगर लिविंग बीइंग्स में अगर ये होता कि हाँ भी टोटली जो लिविंग बीइंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हम बोल सकते थे रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। बट ऑल लिविंग बीइंग्स कांट डू रिप्रोड्यूस, सच एज म्यूल, वर्कर बीज एंड द इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स, and that's why reproduction is not considered as the defining feature of the living being, but it is a characteristic property of the living being. I hope ये clear हो गया point. तो reproduction not occurs in worker bees, mules, worker bees, mules एंड एक और है इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग, इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स। अब ये इनफर्टाइल क्या है, those can't reproduce, those can't reproduce, those can't reproduce. Worker bee, mules and infertile human beings can't do reproduce,
या रिप्रोडक्शन नॉट अकर इन दीज ऑर्गेनिज्म। ये सब कैसे हैं यहाँ पर, ये सब यहाँ पर इनफर्टाइल हैं। ये इसकी सिमिलर वर्ड भी होता है, सिमिलर पर थोड़ा सा यहाँ पर डिसिमिलर वाला पॉइंट है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कैसे हैं सारे ऑर्गेनिज्म, इनफर्टाइल टाइप के। तो क्या ये नॉन लिविंग बींग्स है? नहीं, ये भी क्या है, लिविंग बींग्स हैं। दीज आर लिविंग बींग्स। तो डिफाइनिंग फीचर हमने कौन सा पढ़ा था, जो बेसिकली ऑल लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करता हो, वही क्या होगा यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर होगा। सच एज लाइक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस of the glucose into energy, mainly energy, and various other type of the products such as maybe CO2 and H2O। तो रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली एक सेलुलर प्रोसेस होता है जो एवरी लिविंग टाइप ऑफ की सेल में होगा। तो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी, CO2 and water, and it is a cellular process which occurs inside all type of the living cell, all type of the living cell। तो यहां पर कुछ ऐसे तो नहीं, यहां पर कुछ ऐसे लिविंग बीइंग भी हैं जिसमें रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा या वो कर नहीं पा रहे। तो क्या ये लिविंग बीइंग नहीं है? वर्कर बी, म्यूल्स, इनफर्टाइल, भाई लिविंग बीइंग ही है। और यही रीजन है कि हम रिप्रोडक्शन को क्या मान रहे हैं यहाँ पर, एज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मान रहे हैं, नॉट डिफाइनिंग फीचर। इज इट क्लियर? लिख लेते हैं इसको। सो रिप्रोडक्शन is not considered as defining feature of living being, but it is characteristic property of living beings, characteristic property of the living beings। ये हो गए दो पॉइंट। तो ये जो दो पॉइंट हैं बेसिकली यहां पर क्या रहा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दोनों पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ जो होगा वो भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ये दोनों क्या है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, बट बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग बीइंग। दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। तो पता होना चाहिए हमें ग्रोथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होगा, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग के, पता होना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इज इट क्लियर? सो कर लीजिए। So right now I am talking about the metabolism। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या ये दोनों है, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें अबाउट मेटाबॉलिज्म की, तो बच्चों जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगी, उन सभी केमिकल रिएक्शन के सम को अगर हम मिला दें तो वो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो sum up of all chemical reaction which occur inside our body known as the metabolic reaction and known as, हम बोल सकते हैं इसको metabolism। and metabolic reactions are of mainly two types, anabolic reactions and catabolic reaction। अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये वर्ड भी तुम्हें आगे को देखने को मिलेंगे फर्दर चैप्टर्स में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगी और कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगी। एनाबॉलिज्म बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन को, और कैटाबॉलिक को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो हम करने वाले हैं अभी। तो सम अप ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस which occurs inside the body known as metabolic reaction, known as मेटाबॉलिक रिएक्शन। बच्चों इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल रहे हैं। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बेसिकली
वो दो टाइप की होती है, या इसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और मेटाबॉलिक रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक में क्या होता है बेसिकली, so during which type of the metabolic reactions something is prepared, something is synthesized, मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल से क्या बनना है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं वो CO2 है और वाटर है। तो CO2 और वाटर के दोनों के कंपोजिशन से क्या बना, अ मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एट द टाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, इसमें कौन सा मेटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिक होगा या कैटाबॉलिक होगा, एनाबॉलिक होगा। सिंपल से एक पॉइंट याद रखो, एनाबॉलिक में सिंपल से एक पॉइंट हमें लेकर चलना है। देखो अगर एनाबॉलिक रिएक्शंस की हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द एनाबॉलिक रिएक्शन दैट मींस द प्रिपेयर और द सिंथेसाइज, प्रिपेयर और सिंथेसाइज। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पर कुछ प्रिपेयर हो रहा है या कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक एग्जांपल ले लूं मैं यहां पर, जैसे कि 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 6O2 and 6H2O 6O2, चलो इसको हम पहले आगे ले लेते हैं, प्लस 6H2O एंड 6O2। तो यहां पर कंडीशन हम लिख देते हैं इसकी, तो यहां क्या होगी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, दोनों कंबाइन हुए, रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल विच प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स एंड देन फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। यहां पर देखो क्या हुई, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हुई है। क्या हुआ यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हुई यहां पर, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अकर। सो हमने क्या पढ़ा है, एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सी होंगी, प्रिपेयर और सिंथेसाइज एनीथिंग। अगर कुछ प्रिपेयर हो रहा है, कुछ सिंथेसाइज हो रहा है एट दैट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यहां पर एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। और एनाबॉलिक रिएक्शन में हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द सिंपलर यूनिट्स, हम ये भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स molecules from simple molecules and store एनर्जी भी स्टोर करेंगे। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिंपल मॉलिक्यूल्स के पास, वो स्टोर हो जाएगी एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एज potential energy. Kinetic energy stored as the potential energy at the time of the anabolic reactions. तो इसी एनाबॉलिक को हम कंस्ट्रक्टिव भी बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक रिएक्शन also known as कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हम बोलेंगे। किसको, एनाबॉलिक रिएक्शन को ही, या बिल्डिंग अप रिएक्शंस भी हम बोल सकते हैं। बिल्डिंग अप रिएक्शन, बिल्ड हो रहा है यहां पर क्या, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपलर वन मॉलिक्यूल्स, मतलब CO2 and H2O both are the simple molecule and both are combined in the presence of the sunlight and chlorophyll। दोनों में क्या हुआ, रिएक्शंस हुई। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोले, एनाबॉलिक रिएक्शन बोले। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है यहां पर किसकी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है यहां पर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। एंड ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो स्टोर करेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा अपने आप में।
और जब इसी ग्लूकोज का यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, इसी ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन होगा एट द टाइम ऑफ द रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, कैटाबोलिक रिएक्शन, उसको मैं भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया एक पॉइंट कि भाई अगर हम बात करें एनाबॉलिक रिएक्शन की, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होगा, sum of all chemical reaction which occurs inside the body known as the metabolic reactions or known as the metabolism. And metabolism are of mainly two types, anabolic reactions and the contain also catabolic reaction. And if I talk about the anabolic reaction, so at which time of the metabolic reaction something is prepared or the synthesized from the simpler molecules to the complex molecules, and complex molecules form हुआ है यहाँ पर, synthesize हुआ है, prepare हुआ है, तो anabolic reaction हो गई। एक वर्ड याद अपने माइंड में तुरंत ही कि अगर एनाबॉलिक की अगर हम बात करें, तुरंत माइंड में एक पॉइंट हिट करना चाहिए, वो पॉइंट क्या है, सिंथेसिस, प्रिपरेशन, ये कोई एक वर्ड तुम्हारे माइंड में हिट करना चाहिए। एनाबॉलिक दैट मींस सिंथेसाइज, प्रिपरेशन, सो synthesize of the complex molecules from the simpler one the molecules, and at the time of the anabolic reactions kinetic energy stored as the potential energy in the complex molecules। बट अगर हम बात करें अब दूसरा कौन सा है यहाँ पर, कैटाबोलिक रिएक्शंस की, अगर हम बात करें अबाउट कैटाबोलिक रिएक्शंस, कैटाबोलिक रिएक्शन, तो कैटाबोलिक में हमारे माइंड में एक पॉइंट हिट करना चाहिए, वो है ब्रेकडाउन, अबाउट ब्रेकडाउन। सो ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ, ड्यूरिंग which type of metabolic reactions something breaks breakdown, क्या हो रहा है यहां पर, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, नोन एज कैटाबोलिक रिएक्शन, नोन एज कैटाबोलिक रिएक्शंस, नोन एज द कैटाबोलिक रिएक्शंस। एग्जांपल करिए हमने, अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं पर C6H12O6 इनटू, मतलब किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या रिलीज होगी, एक तो एनर्जी रिलीज होगी, पहला पॉइंट क्या होगी, रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी, और साथ में क्या रिलीज होगा यहां पर, 6CO2 एंड ऑल्सो H2O। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये रिलीज होगी इन दी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी एट द टाइम ऑफ द कैटाबोलिक रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू द एनर्जी, रिलीज एनर्जी 6CO2 एंड H2O। So this type of the metabolic reaction known as the catabolic reaction। and respiration, देखो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस। अब एक पॉइंट है, देखो सबसे पहले तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं ओनली किसमें से होंगी, लिविंग बीइंग्स में से होंगी, नो एनी टाइप ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो दी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पर, metabolic reaction only show into living beings, no any non-living object so metabolic reaction, so metabolic reaction, is it clear? so that's why अगर हम पॉइंट बोले क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, वो सब शो कर रहे हैं पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, बट कोई भी लिविंग बीइंग वो शो नहीं कर रहा किसको, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। And that's why metabolic reaction या metabolism, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म
आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। मेटाबॉलिज्म आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। अब एक पॉइंट यहां पर समझो जरा, वो पॉइंट यहां पर क्या है, अबाउट आईवीएफ। द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब। IVF, in vitro fertilization, that means the fertilization occurs outside the body in the test tube। तो क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कंसीडर होगी? सोचो, हाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन तो ये है, बट इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लिविंग में होगी या नॉन लिविंग में होगी। क्लियर? ना तो इसको हम लिविंग बोलेंगे, ना ही इसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। हाँ ये मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर आउटसाइड द बॉडी in the test tube such as like IVF, in vitro fertilization, fusion between the gamete and the मतलब मेल एंड द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट। तो बॉडी के आउटसाइड हम बना सकते हैं जाइगोट को, या फर्टिलाइजेशन को हम कर सकते हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है, लेकिन उसको हम एज कंसीडर नहीं करेंगे लिविंग और द नॉन लिविंग। क्लियर? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। एक बार इसको दोबारा देखिए। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सम अप ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, हर एक केमिकल रिएक्शन का जो सम है इनसाइड दी बॉडी, जो बॉडी के इनसाइड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होंगे, एनाबॉलिक, अगर कुछ प्रिपेयर हो रहा है तो एनाबॉलिक, इसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव भी बोलेंगे, बिल्डिंग अप भी हम बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? सिंथेसिस हुई है किसकी? ग्लूकोज की। तो ये क्या है? बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शंस है। बट अगर मैं यहां पर बात करूं अबाउट द कैटाबॉलिक रिएक्शंस की, एट द टाइम ऑफ द कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो यहां पर क्या होगा? ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन समथिंग ब्रेक डाउन नोन एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहां पर किसका ब्रेकडाउन हुआ? ग्लूकोज का हमने ब्रेक किया, उसको ब्रेक डाउन किया, किसमें होगा? सेल में होगा। तो एनर्जी रिलीज हुई, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी इन किसमें? ग्लूकोज में, वो रिलीज हुई इन दी form of kinetic energy and also release CO2 and H2O, CO2 and H2O। चलो एक क्वेश्चन तुमसे हम पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो यहां पर जरा गौर से, दिस इज द फोटोसिंथेटिक इक्वेशन विच आर बैलेंस्ड, विच इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, और जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, ये कहां से आ रहा है? एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, नॉट ए सिंगल टाइम, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, एंड विच ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, मोलिकुलर ऑक्सीजन, कम्स फ्रॉम, मतलब ये वाला ऑक्सीजन CO2 से आएगा या H2O से आएगा? ये वाला जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, जो बाय प्रोडक्ट है, वो H2O से आएगा या वो CO2 से आएगा? हमें ये बताना होता है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल से एक पॉइंट याद रखो, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में प्रेजेंट है कम्स फ्रॉम दी CO2, कम्स फ्रॉम दी CO2, मतलब ऑक्सीजन विच प्रेजेंट इन दी ग्लूकोज कम्स फ्रॉम दी CO2। लिख देते हैं इस पॉइंट को, ऑक्सीजन which present in the glucose comes from CO2, comes from CO2। बट अगर मैं बात करूं यहां पर, जो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, किस फॉर्म में होगी? बाय प्रोडक्ट होगा। तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक मोलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम H2। एक बार नहीं काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा चुका, एक बार नहीं काफी बार, हाईलाइट पॉइंट है। सो ऑक्सीजन विच प्रेजेंट इन द ग्लूकोज कम्स फ्रॉम द CO2, बट ऑक्सीजन विच रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द H2O, कम्स फ्रॉम द H2O। एट द टाइम ऑफ द फोटोलिसिस क्या होगा? इसका डेवलपमेंट होगा, ये गैस जो होगी, ऑक्सीजन जो होगी रिलीज होगी। फोटोलिसिस क्या होता है?
breakdown of the water in the presence of the sunlight in the two molecules, मतलब not two molecules, in the two hydrogen proton, two electrons and the one nascent oxygen, and nascent means single atom of the oxygen, इसी को हम क्या बोलते हैं, nascent oxygen बोलते हैं। तो फोटोलिसिस के टाइम पर जो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, उसी टाइम पर क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का एटम जो रिलीज हुआ, फिर एनोदर वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ, ब्रेक हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, अगेन एक एटम ऑक्सीजन का रिलीज हुआ, तो दोनों एटम ने क्या हुए, बॉन्ड बनाए और क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा, जिसे हम इनहेल कर रहे हैं यहां पर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस वन इज, तो कौन सी ऑक्सीजन कहां से आएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले एक पॉइंट समझो, all living beings composed by cells, all living beings composed by cells। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसने प्रपोज की, प्रपोज्ड बाय स्क्लेडेन एंड स्वान, proposed by Scladden and Swan, but both scientists, यहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट सेल थ्योरी, आई एम टॉकिंग अबाउट cell theory. So all living beings composed by the cells and proposed by the Scladden and the Swan. Scladden, Swan. But both scientists failed to explain how new cells synthesize from इसको नहीं ये एक्सप्लेन कर पाई। तो एक साइंटिस्ट और आए यहां पर, उनका नाम है रुडोल्फ बर्चो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों यहां से। रुडोल्फ बर्चो, तो रुडोल्फ बर्चो ने क्या बताया, रुडोल्फ बर्चो सेड दैट, या रुडोल्फ बर्चो का जो स्टेटमेंट था वो था, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। स्टेटमेंट क्या था, न्यू arises from pre-existing cells through cell division, भाई जो न्यू सेल्स अराइज होंगी वो कहां से आएंगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगी, थ्रू दी सेल डिवीजन। और हम पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन को, अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसको। तो सेल डिवीजन क्या होता है, व्हेन सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू डॉटर सेल नोन एज द सेल डिवीजन। टाइप्स भी हमने इसके पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, माइटोसिस एंड मियोसिस। इफ सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल्स, माइटोसिस होगा। अगर एक सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड हो रहा है 4 डॉटर सेल्स में, तो ये क्या होगा, मियोसिस हो गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम के एस्पेक्ट में पता होना चाहिए। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल। कब करेंगे इसको, अगर हमें प्लोइडी सेम रखनी है, अगर हमें हैप्लोइड से हैप्लोइड सेल चाहिए, डिप्लोइड से डिप्लोइड सेल चाहिए, या मुझे ट्रिप्लोइड से ट्रिप्लोइड सेल चाहिए, तब हम माइटोसिस को प्रेफर करेंगे।
बट इन दी केस ऑफ द मियोसिस अगर हमें प्लॉइडी को हाफ करना है, डिप्लॉइड से अगर मुझे हैप्लॉइड बनानी है, वो हम कब करते हैं, गैमीट जब हम फॉर्म करते हैं। तो डिप्लॉइड सेल से अगर मुझे गैमीट्स बनाने जो हैप्लॉइड ही होंगे तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस ही होगा। ये हम सब लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो ये हो गया सेल डिवीजन के थ्रू। अब पॉइंट ये है, क्या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? हाँ, ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे वो सेल से कंपोज नहीं होते, लेकिन जितने भी लिविंग बीइंग होंगे वो सब कंपोज होंगे किससे, सेल से। चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंगाई हो, प्लांट हो, या एनी टाइप ऑफ द एनिमल्स, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड बाय द सेल्स। ठीक है, किसने प्रपोज किया सेल थ्योरी को? स्क्लिडेन एंड स्वान ने प्रपोज किया था। बट बोथ साइंटिस्ट फेल टू एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स अराइजेस। न्यू सेल्स बनेंगे कैसे, नहीं पता था उन्हें, नहीं आंसर कर पाए, फेल्ड हो गए। फिर एक महान इंसान की एंट्री हुई इन द एरा ऑफ द बायोलॉजी, जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने स्टेटमेंट क्या दिया, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग cells. New cells arises from the pre-existing cell through the cell division. Through cell division. And cellular organization की अगर हम बात करें, cellular organization is the defining feature of defining feature of living beings. Is the defining feature of living beings. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एंड नेक्स्ट टॉपिक हियर इज कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस क्या होती है? तो कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, इसको समझो पहले, तो अवेयरनेस टू द सराउंडिंग एंड गिव रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस बोलेंगे। और एक होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये भी रिलेटेड है टू द कॉन्शियसनेस, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस यहां पर हम फोकस रखते हैं अपने आप पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास, ह्यूमन बीइंग के पास क्या एक अपनी एबिलिटी होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस हम क्या कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, हम अपने बारे में थिंक कर सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं लग रहा, मेरे पे ये टी शर्ट जो है सूट कर रही है नहीं कर रही, मेरे पे ये बियर्ड सूट कर रही है नहीं कर रही। तो यहां पर मैं अपने एस्पेक्ट में अपने खुद को फोकस रखते हुए थिंक कर रहा हूं। दिस इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? बेसिकली अवेयरनेस टू द सराउंडिंग, मेरे सराउंडिंग में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या यहां पर है, और उस जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, जो स्टिमुलाई होगा, उसके अगेंस्ट में मैं जो रेस्पॉन्स दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मार्कर आ रहा है साइड में, तो ये क्या एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। अब इस एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिस्पॉन्स में जो कुछ भी मेरा एक्शन होगा, जो रेस्पॉन्स होगा, वही यहां पर क्या होगा, कॉन्शियसनेस होगा। बट अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं ऑन योर सेल्फ। मैं खुद पर जो फोकस कर रहा हूं, खुद जो सोच पा रहा हूं, थिंकिंग एबिलिटी जो है मेरी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है मेरी, दिस इज नोन एज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस एंड द सेल्फ कॉन्शियसनेस बोथ आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। चाहे जो कोई भी लिविंग बीइंग हो, हर एक लिविंग बीइंग के पास क्या होगा, अपनी एक एबिलिटी होगी टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो कॉन्शियसनेस क्या है? अवेयरनेस टू दी surroundings and give response to external stimuli. Response to external stimuli, known as consciousness, and sense the stimuli, sense the stimuli by sense organs, such as eye, ear, etc. स्किन भी हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया।
बट प्लांट के पास तो सेंस ऑर्गन नहीं होते, तो वो जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा जैसे कि लाइट, लाइट के बेस पर वो अपनी जो है मूवमेंट शो करेगा, जैसे फोटोपीरियडिज्म, ये एक्सपोजर की अगर हम बात करें, तो ये सब क्या हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। बट अगर मैं बात करूं यहीं पर ही कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, ह्यूमन बींग्स के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो कैसे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, हैव द एबिलिटी, ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब फोकस ऑन योर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट ऑन सेल्फ, या फोकस अपने आप पे। हम सोच सकते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, ये रिसर्च में शूट करे नहीं कर रही, मैं स्मार्ट लग रहा हूं नहीं लग रहा, वैसे मैं स्मार्ट लग रहा हूं तो अगर हम अपने बारे में खुद से सोच पा रहे हैं तो वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, तो अवेयरनेस टू द सराउंडिंग एंड गिव द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई known as consciousness, and consciousness is the defining feature of living being, defining feature of living beings. This is the important point. हालांकि ये जो है टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी में से डिलीटेड हैं, लेकिन बिफोर टू स्टार्ट द बायोलॉजी हमें कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। उन्हीं की वजह से मैंने यहाँ पर इन सब टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो यहाँ तक सब कुछ डिलीटेड है वैसे एनसीईआरटी में, लेकिन हमने फॉर नॉलेज, फॉर बेसिक क्लियरिटी हमें ये सब पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, लेकिन उससे पहले, इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जरा, अगर हम बात करें बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग में बेसिकली क्या है, क्या क्या होना चाहिए भाई, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, दैट मींस द कॉन्शियसनेस जो हमने अभी पढ़ा, एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली। तो ये क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो बेसिकली ग्रोथ हमने पढ़ा यहाँ पर, इंक्रीजेज इन द मास एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और दी सेल्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। किसके थ्रू होगा, सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होगी। यूनिसेलुलर में कैसे होगी, मल्टीसेलुलर में क्या होगा, ये भी हमने करा था। प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, लाइक अगर मैं बात करूं इन प्लांट्स, द ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली। भाई जो सेल डिवीजन होगा प्लांट्स में वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली होगा थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल के केस में अगर हम बात करें तो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक ही क्या होगी, एनिमल्स में ग्रोथ होगी। यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें बाय सेल डिवीजन, एंड इजीली ऑब्जर्व दिस इन द विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स ऑफ द सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड ग्रोथ इज नॉट अ, देखो यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो if we increase the body mass as a criterion for growth, mountains, bounders and sand mounds to grow. However, this kind of the growth exhibit by the non-living object by the accumulation of material on their surface. ठीक है, सेम हियर इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी क्या नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ हैं ऑर्गेनिज्म जो हमने लिखे थे, म्यूल, वर्कर बीज एंड ह्यूमन बींग्स। तो इनमें क्या है, हमने सारा जो टॉपिक्स लिए हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही लिए हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एडवांस रखा है फॉर योर बेसिक नॉलेज। देन मेटाबॉलिज्म भी हमने करा,
रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट भी हमने किया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, कॉन्शियसनेस के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्शियसनेस के बारे में हमने पढ़ा। तो इन 3 लेक्चर्स में हमने बेसिकली स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है अबाउट व्हाट इज लिविंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम जो एक्चुअल में जो चैप्टर होगा, मतलब जहां से हमारे एनसीईआरटी में अब है न्यू वाली एनसीईआरटी में बायोडाइवर्सिटी, वो वाले जो टॉपिक्स है वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी। ओके, थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।